नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हिमाचल की जनता ने रिवाज नहीं बदला, राज बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को हिमाचल की सत्ता सौंप दी है। बीजेपी के बड़े विकास वाले भारी दावे को जनता ने नकारा। कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों से जुड़े वादों पर जनता ने भरोसा दिखाया। तो शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बता दें कि 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान बिछोता, आदमी जो है सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया, कैसा अब राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। देश में दो गंभीर मसले हैं, तेजी से बढ़ती आबादी और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का मसला। दोनों ही देश हित में जरूरी माने जाते हैं, लेकिन जब भी इन गंभीर मुद्दों पर बात होती है, विवाद खड़ा हो जाता है। आम सहमति की कोशिशें लगातार बनी रहती हैं, इसकी जगह हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। एक बार फिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है। शुक्रवार को संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया। इसके बाद ही देश का सियासी माहौल गर्मा गया। देखिए। बात बढ़ती जनसंख्या की हो या बात समान अधिकारों की, सरोकार देश से है। बेतहाशा बढ़ती आबादी, एक ही देश के नागरिकों में सामान्य अधिकारों का फर्क। समस्या देश की है, समस्या से देश का हर आम और खास इंसान परेशान है। समस्या से जुड़ी तमाम तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उलझनें हैं। समाधान भी देश को ही निकालना होगा, मिल बैठकर बात करना होगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में विचार करना ही होगा।
बात करना होगा, रास्ता तलाशना होगा, लेकिन बात नहीं होगी, कोई गंभीर शुरुआत नहीं होगी। शोर बस चुनावों के समय ही सुनने में आता है। चुनावों में माहौल गरमाने के काम आता है। चुनाव खत्म, चर्चा खत्म, और तो और बात शुरू होती भी है तो बात आगे नहीं बढ़ती। बात की शुरुआत के साथ ही हंगामा बढ़ता जाता है। सार्थक बहस की जगह बहस में हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। समस्या पर बात करने की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास शुरू हो जाता है। मुद्दा वही, समस्या वही, सब वही, धरा का धरा रह जाता है। दो मुद्दे सबकी नजर में हैं, सबकी समझ में हैं। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि का मुद्दा। देश की आबादी 140 करोड़ की पार जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। हर जगह भीड़, हर जगह से भगदड़ की खबरें। शहर ही नहीं, गांव भी आबादी के बोझ में अब दबे जा रहे हैं। ट्रेन सेवा हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सरकारी सार्वजनिक सुविधाओं पर आबादी का बोझ किसी से छुपा नहीं है। ऐसी ही उलझन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। एक देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार, शादी और संपत्ति के अधिकारों को लेकर तमाम तरह की उलझनों को खत्म करने का प्रयास। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस बिल का मतलब है एक देश, एक कानून। एक देश में शादी, तलाक, अडॉप्शन या फिर संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी मुद्दों के लिए एक ही नियम और एक ही कानून। सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान नियम होगा जिसका सभी को पालन करना होगा। यही तो संविधान भी कहता है, यही तो अनुच्छेद 44 कहता है। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। ऐसे मामलों में जो लैंगिक पक्षपात होते हैं उससे आसानी से निपटा जा सकेगा। इसके फायदे पर बात नहीं होती, आपसी सहमति बनाने की प्रयास नहीं होते, बहस धार्मिक हो जाती है, बात हिंदू मुसलमान में उलझ कर रह जाती है। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 9 नवंबर को बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध किया तो वो अटकी रह गई। तो आर्टिकल 44 में ये संविधान में डाला है कि आगे कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। फिर साहबानों के प्रकरण के समय चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी, उसके बाद खरे साहब ने कही थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है, मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। और जैसे मैं एसटी का आदमी हूं, मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन दूसरा हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता। मेरी जमीन आप नहीं खरीद सकते। तो ये डिस्पैरिटीज हर जगह हैं, उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ये बिल है। विपक्षी खेमे ने हंगामा किया। विधेयक के विरोध में बहुत कुछ कहा गया। इसे अल्पसंख्यकों के विरोध में बताया, पक्ष में काफी कुछ कहा गया। बिल को देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। संसद में तो शोर शराबा हुआ ही, संसद के बाहर भी समान अधिकारों के मसले पर हंगामा मचा है। एक बार फिर देश में समान नागरिक संहिता पर बहस अब तेज हो गई है। इसके पक्ष में जो बयान सामने आ रहे हैं, पहले आप उसे सुनिए। जी, निश्चित रूप से जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने सिविल कोड बिल पेश किया है राज्यसभा में, हम लोग सभी उनका समर्थन करते हैं और बिल पास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में
आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक को छोड़ 3-4 शादियां करते हैं, शादियां ही नहीं करते हैं। वो एक बीबी छोड़ दी, दूसरी कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी कर ली। तो ये उन महिलाओं के साथ भी अन्याय है जो मुस्लिम हैं, क्योंकि जायज बात नहीं होते हुए भी तलाक कर देना और उनसे और दूसरा विवाह, तीसरा विवाह कर लेना। तो पूरे देश में एक यूनिक सिविल कोड होना चाहिए, कानून होना चाहिए। जिस तरह से यूपी में देश में 3 तलाक की कानून बनाया, जिससे काफी महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में ज्यादातर जो उनके साथ शोषण होता था, उनके साथ ज्यादती होती थी, वो कम होने लगी है। एक तरफ मांग करते हैं कि एक राष्ट्र और एक बिल बने, एक पेंशन हो, एक व्यवस्था बने, तो एक समान नागरिक संहिता की बात पर क्यों भागते हैं लोग? तुष्टीकरण की राजनीति में लोग क्यों इस तरह की मानसिकता अपना लिए हैं कि राष्ट्र का नुकसान हो? और ये कतई उचित नहीं है। हर हाल में इसको पास होना चाहिए, राष्ट्र के हित में है। और 21वीं सदी का भारत तभी बनेगा जब सभी लोग राष्ट्र के प्रति समान भाव से विकास की गति में भागीदारी करेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में जो सवाल उठ रहे हैं, उसे भी आप सुनिए। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलाजारी करना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉज को ख़त्म करना ये हमारे उस थीम का हिस्सा नहीं है जिससे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जिस वक्त ये कहा गया था कि हर इंसान को अपने मजहब को फॉलो करने की पूरी छूट और पूरी इजाज़त और पूरी आज़ादी है। हमें नहीं मालूम था कि 75 साल आज़ादी के बाद उन लोगों के साथ ऐसा सलूक होगा जैसे कि इस देश में किराएदार हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये पोलराइजेशन करवाने के लिए गुजरात के चुनाव के वक्त वो स्टेट सब्जेक्ट हो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। यही बीजेपी की सरकार है और 2018 में यही प्रधानमंत्री, यही भाजपा की सरकार के लॉ कमीशन ने खारिज कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है। अब ये परसेप्शन गलत कर रहे हैं। ये मुसलमान को नहीं, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को नुकसान देगा। आज मेरे आदिवासी भाइयों के लिए कुछ अलग प्रावधान है। आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी, पर आदिवासी समाज के रिवाज को देखते हुए उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके उन आदिवासी समाज के ऊपर ये पहला प्रहार होगा। करीब करीब 22-24 लाख करोड़ मुसलमान इस देश में बसते हैं और उसमें अधिकांश जो है वो हिंदू समाज से ही इस्लाम उन लोगों ने कबूल किया है। और उसमें भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जाति व्यवस्था में नीचे थे और उसकी प्रताड़ना से उन लोगों ने जो इस्लाम का नारा था कि हमारे यहाँ सब बराबर रहेंगे, उसमें उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, कुछ लोगों ने ईसाईयत धर्म को कबूल किया। आप जो है सब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया जोर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का। धर्मांतरण आखिर लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं? इस पर आप कभी विचार नहीं किया कि आपने कोई चिंतन नहीं किया और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आकर के आप चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना कोई आसान काम नहीं है। ये बनाना अलग अलग जो समूह है हमारे, सबके अपने अपने सिविल कोड हैं, उन सबको बदलना ये माने बहुत आसान चीज नहीं है। सरकार को चाहिए था, अगर उसके दिमाग में ये बात है तो उसका एक मसवीदा तैयार करके देश में उस पर राय मशविरा करना चाहिए था और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई माने आगे बढ़ने की बात होती। तो ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है, वो देश के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तुष्टीकरण के आरोप और अल्पसंख्यकों पर हमला, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबकी अपनी अपनी राय, लेकिन एक देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, किसी भी आधार पर किसी से भी किसी तरह का भेदभाव ना हो।
इससे कैसे एक ही झटके में इनकार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गंभीर मुद्दों पर एक मत बनाना बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद जारी है। इसी बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी घमासान शुरू हो गया है। बढ़ती आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी डराने वाली है। अगले साल भारत चीन को आबादी की रेस में पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला है। बावजूद इसके गंभीर प्रयास नहीं दिखते। गंभीर मसले नेताओं के हल्के बयान हैरान करते हैं। देश परेशान है, लेकिन गंभीर मुद्दे पर बस गुमराह करने वाली बहस हो रही है। गंभीर मुद्दों पर हल्के बयान सामने आते हैं तो हैरानी होती है। देश बढ़ती आबादी से परेशान है। संसाधनों पर बढ़ती आबादी का बढ़ता बोझ देश के विकास में बड़ी बाधा बन रहा है। बावजूद इसके गंभीर प्रयास नहीं नजर आते। आम सहमति की ओर बढ़ने की बजाय मुद्दों को अटकाया जाता है, उलझुल बयानों में उलझाया जाता है। बीजेपी के सांसद रवि किशन संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने वाली तैयारी में नजर आते हैं, लेकिन जब उनसे उनके 4 बच्चों से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो वो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन कहते हैं, बढ़ती जनसंख्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मैं 4 बच्चों के बारे में सोचता हूं तो सॉरी फील करता हूं। रवि किशन ने आगे कहा, यह कांग्रेस की गलती है। सरकार उनके पास थी, उनके पास कानून था, हम अवेयर नहीं थे। हम बच्चे थे, हम तो खेलते कूदते जीवन में अंगड़ाई ले रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती 15 सालों में लोग मुझे पैसा नहीं देते थे। मैं उस समय जानता था कि पैसा बाद में आएगा। मैं इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा था, शूटिंग कर रहा था। इसी दौरान तीसरा बेबी, चौथा बेबी हो गया। आज जब मैच्योरिटी आई है तो उन्हें देखता हूँ तो दुख होता है। रवि किशन का ये बयान बताता है, जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दों पर सांसद की सोच कितनी सही है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता जवाब बीजेपी के दूसरे सांसद मनोज तिवारी की तरफ से आया। वह तीसरे बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। इसे लेकर जब मनोज तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे तो उनका जवाब आया, अगर पीछे कोई गलती हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे भी गलती करते रहें। बढ़ती जनसंख्या बड़ी परेशानी है, लेकिन इस पर बड़ी तैयारी की जगह सांसदों की हल्की बयानबाजी हैरान करती है। देश हित से परे जाकर इस पर हिंदू मुसलमान वाली धार्मिक विवाद खड़ा करने के मकसद से की गई बयानबाजी परेशान करती है। देश के लिए जरूरी है, क्योंकि आज हमारे पास आबादी 18% से ऊपर हो गया, जमीन 2.5% है, पानी 4% से कम है, और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं। हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर। वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं।
जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा मसला हो या फिर समान नागरिक संहिता से जुड़ी पेचीदगियां, भारत जैसे विशाल धार्मिक विविधता वाले देश में आम सहमति तैयार करना बड़ी चुनौती है। चुनौती बड़ी है तो प्रयास नहीं होगा। धर्म जाति का भेद बड़ा है तो बात नहीं होगा। देश को विकास की रेस में तेज दौड़ाना है तो इन परेशानियों को यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।